हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स में हमें कोई भी इंपॉर्टेंट डे डिस्कस नहीं करना है, लेकिन न्यूज़ काफ़ी अच्छी है। आज हमको बात करने वाली है एक ऐसे अवार्ड के बारे में जो ह्यूमन राइट के सेक्टर में दिया जाता है। इसके अलावा हम अपने CGI के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और हम यहाँ पर एक कन्वेंशन के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसको हम मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन कहते हैं। क्यों वो चर्चा में है, न्यूज़ में है, वो हम देखेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे रिवीजन के लिए, जिनके आंसर आपको करने हैं, और क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने 2 पर्सन के नाम लिखे थे आपके सामने और पूछा था आपसे बताना था कि किस स्टेट के वो गवर्नर है। तो आंसर था उड़ीसा एंड त्रिपुरा। बहुत से बच्चों ने त्रिपुरा और उड़ीसा आगे पीछे कर दिया है, तो यार सीक्वेंस याद रखो। जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंगली आंसर करो, नहीं तो आपके 1 नंबर कट सकते हैं आने वाले एग्जाम में। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पर नवरात्रि का जो फेस्टिवल था वो तो ख़त्म हो चुका है। दिवाली आने में लगभग 15-20 डेज़ का समय है, तो ये 20 दिन है ना, तो कम्प्लीटली इनको यूटिलाइज़ करो, क्योंकि मैं जानती हूँ जैसे ही दिवाली का त्यौहार आएगा आप लोग फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखा, जब से नवरात्रि शुरू हुई हैं, करंट अफेयर्स देखने वालों की जो संख्या है वो ड्रॉप हो गई है, वो कम हो गई है। मैं समझ सकती हूँ फेस्टिवल था, ओके, लेकिन एक बार नौकरी ले लो तो फेस्टिवल एंजॉय करने में ना और मज़ा आएगा। क्लियर? अब बात करेंगे आज के क्लास के करंट अफेयर्स की PDF के बारे में। आज के क्लास की करंट अफेयर्स की PDF आपको मिल जाएगी परचम के टेलीग्राम से। तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से करंट अफेयर्स की PDF ले लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर्स। और सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द बिम्स्टेक। सभी को इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता ही है। इसे बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार, ये आपको कंट्रीज देखने को मिलती हैं। क्लियर है? अब ये चर्चा में क्यों है ये ऑर्गेनाइजेशन? हालांकि बहुत समय से न्यूज़ में है और हमेशा न्यूज़ में रहता ही है, कुछ ना कुछ वजह से, इनकी मीटिंग्स की वजह से। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि पहली बार किसी इंडियन को, फर्स्ट टाइम कोई इंडियन बिम्स्टेक का सेक्रेटरी जनरल बना है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट न्यूज़ जाती है। ठीक है, क्योंकि कोई भी फर्स्ट है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये है इंद्रमणि पांडे जी। ठीक है, श्री इंद्रमणि पांडे विल बी द नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक के अगले जो महासचिव होंगे वो इंद्रमणि पांडे जी होंगे, और ये पहले इंडियन हैं जो कि इस पोस्ट पे रहेंगे, बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट में। ठीक है, तो बिम्स्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, और 1997 में इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया गया था। इसका जो सेक्रेटरीट, मतलब इसका जो सचिवालय है, वो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में आपको देखने को मिलेगा। और मेंबर नेशन आप समझ ही चुके हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। डन। नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज़ में है वो है हमारे CGI DY चंद्रचूड़ जी। ठीक है, इनको एक अवार्ड दिया गया है, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप किसे दिया गया है? तो हमारे जो CGI है DY चंद्रचूड़, उनको दिया गया है। कौन देता है ये अवार्ड? तो ये अवार्ड दिया जाता है बाय हार्वर्ड लॉ स्कूल। ठीक है, तो आइए इसके बारे में बात करेंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ हैज रिसीव्ड द अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप, द हाईएस्ट प्रोफेशनल डिस्टिंक्शन हैंडेड आउट बाय द हार्वर्ड लॉ स्कूल। तो हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा हाईएस्ट प्रोफेशनल ऑनर या अवार्ड जो है वो है अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। एक्चुअली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे हैं DY चंद्रचूड़, इनका नाम बहुत पहले 11 जनवरी को ही अनाउंस किया जा चुका था, और फिर ऑनलाइन सेरेमनी इनको अवार्ड दिया जाना है। ठीक है, दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस साल जो है वो 100th एनिवर्सरी भी यहाँ पे ग्रेजुएट लॉ प्रोग्राम, मतलब हार्वर्ड लॉ स्कूल का जो है 100th एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की जा रही है। और मास्टर ऑफ लॉ, जिसको हम LLM भी कहते हैं, तो DY चंद्रचूड़ के द्वारा परस्यू या फिर उसका एजुकेशन भी इन्होंने इस यूनिवर्सिटी से 1982-1983 के बीच में किया है। अब रिसेंटली ये कुछ अवार्ड्स जो है वो न्यूज़ में थे। कौन कौन से अवार्ड? सबसे पहले मैंने आपको कैम्ब्रियन पेट्रोल 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बताया था। इसमें गोल्ड अवार्ड जो है वो इंडियन आर्मी को दिया गया था। नेक्स्ट है गर्ल्स लीडिंग चेंजेस बाय द US फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन। तो जिल बाइडेन के द्वारा हमारी जो इंडियन ओरिजिन है, इंडियन अमेरिकन गीतांजलि राव को सम्मानित किया गया था, अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल हुआ था NTPC लिमिटेड, एकमात्र इंडियन कंपनी थी जैसा कि हमने डिस्कस किया था। सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म अवार्ड किसे दिया गया है? तो हॉलीवुड एक्टर एंड डायरेक्टर माइकल डगलस को दिया गया है।
इसके अलावा हमने बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में बात की थी, जहाँ पे स्कूप को बेस्ट एशियन टीवी सीरीज का टाइटल भी दिया गया था। तो ये रिसेंट में दिए गए कुछ अवार्ड्स हैं, जस्ट हमने इनको रिवाइज किया है, आपको तो इनके बारे में पता ही है। ठीक है, इतनी चीज़ें। चलिए, इसके अलावा हमें पता है हमने एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट कोर्स को लॉन्च किया है, जो कि 2024 के एसएससी के डिफरेंट एग्जाम को टारगेट करता है। ऐसा नहीं है, एसएससी के अलावा आप दूसरे जो वनडे एग्जाम है उसके भी जीए की प्रिपरेशन करने के लिए इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको जीए के सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोज होंगे, लेटेस्ट वीडियो अपलोड किए गए हैं, PYQ के साथ अवेलेबल है। आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कहाँ से? परचम के एप्लीकेशन से। परचम का एप्लीकेशन कहाँ पर मिलेगा? प्ले स्टोर में। क्लियर? अब हम यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पर्सन्स के बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। क्लियर है? चलिए, अगली जो पर्सन है वो भी बहुत चर्चा में थी। ठीक है, इनका नाम है महासा अमीनी। ये जो दिख रही है फोटो में, ये है महासा अमीनी। इनको सैखरोव विनर मतलब सैखरोव अवार्ड 2023 दिया गया है, और ये अवार्ड ह्यूमन राइट्स के लिए दिया जाता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन, जैसे कि नेल्सन मंडेला जी हो गए, तो कोई भी ह्यूमन राइट के लिए फाइट करता है उसको ये अवार्ड बेसिकली दिया जाता है बाय द यूरोपियन यूनियन। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखने वाली बात है कि सैखरोव जो प्राइज़ है, अवार्ड है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है? तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और 2023 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा महासा अमीनी को दिया गया है, जो कि ईरान से बिलोंग करती हैं। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करती है महासा अमीनी? तो आंसर हो जाएगा ईरान से बिलोंग करती हैं, और इनको यूरोपियन यूनियन का सैखरोव फ्रीडम प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है, यूरोपियन पार्लियामेंट की जो प्रेसिडेंट है रॉबर्टा मेट्सोला, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट बेसिकली यहाँ पे की गई है। इन्होंने वीमेन लाइफ एंड फ्रीडम मूवमेंट को रन किया था और महिलाओं के जो फंडामेंटल राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, उसके लिए काम किया था। इसके अलावा कुछ और रेसिपेंट है जिनको ये अवार्ड दिया जा चुका है, जिसमें मलाला यूसुफजई का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था 2014 में। और नेल्सन मंडेला जी तो हैं। नेल्सन मंडेला जी पहले रेसिपेंट है, पहले पर्सन है जिनको ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो ह्यूमन राइट एंड फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए बेसिकली अवार्ड दिया जाता है। रशियन साइंटिस्ट एंड्री सैखरोव के नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया है। 1988 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी, यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, और पहले अवार्डी आपको नेल्सन मंडेला जी का नाम याद रखना है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया सैखरोव प्राइज किस फील्ड से रिलेटेड है, तो यहाँ पे 4 फील्ड है, तो आंसर हो जाएगा ह्यूमन राइट्स। आसान प्रश्न था, तो आपको बस ये बताने की कोशिश कर रही हो कि जो अवार्ड्स होते हैं उन अवार्ड्स को आपको पढ़ना कैसे है। केवल व्यक्ति का नाम जरूरी नहीं होता कि व्यक्ति का नाम ही आपसे पूछा जाएगा, नहीं पूछना भाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देता है, पहला पर्सन कौन था, कब से अवार्ड की शुरुआत की गई और किस फील्ड में दिया जाता है। तो जब भी आप किसी अवार्ड को पढ़ो तो इन चारों क्राइटेरिया को याद रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर इतनी चीजें? चलिए, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब अगले पर्सन जो न्यूज़ में है वो है सैन बॉन्ड। ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। इन्हें राजस्थान रॉयल्स में फास्ट बॉलिंग एंड असिस्टेंट कोच की तरह अपॉइंट किया गया है। तो सैन बॉन्ड को राजस्थान रॉयल्स में फास्ट बॉलिंग कोच, इसके अलावा असिस्टेंट फास्ट बॉलिंग एंड असिस्टेंट कोच की तरह इनकी नियुक्ति की गई है, अपॉइंटमेंट किया गया है। जो आने वाला अपकमिंग जो IPL 2024 का सीजन होगा उसके लिए इनकी अपॉइंटमेंट की गई है। और ये फॉर्मर न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर या प्लेयर रहे हैं। पहले IPL मतलब जो मुंबई IPL की टीम है 2015 में उसमें थे, और अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं ये राजस्थान रॉयल्स में। ठीक है, अगले पर्सन जो न्यूज़ में है वो है शैलेश कुमार। ठीक है, इस न्यूज़ को हम बाद में वापस से देखेंगे, क्योंकि आपको पता है पैरा एशियन गेम्स चल रहे हैं चाइना में। अब डेली कुछ ना कुछ लोगों को, इंडियन एथलीट्स को मेडल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। हम फाइनल कंक्लूजन देखेंगे, मतलब हम मेडल टैली देखेंगे, लेकिन अभी ये पर्सन काफ़ी न्यूज़ में थे तो इसलिए हमने इनका नाम ले लिया है यहाँ पे। शैलेश कुमार इनका नाम है। इन्हें मेंस हाई जंप कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिला है पैरा एथलेटिक्स में। ये पैरा एशियन गेम्स में इनको यहाँ पर गोल्ड मेडल मिला है।
क्लियर है इतनी चीज़ें। इसके अलावा ये हमारे परचम का हेल्पलाइन नंबर है। अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, कोर्स कैसे परचेस करें, पेमेंट नहीं हो रही है, पीडीएफ नहीं मिल रही है, कोई भी आपका डाउट होता तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। या फिर आपको कोई अपकमिंग एग्जाम या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, बुक्स कैसी लेनी है, कहाँ से पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई करें, कोई भी आपको यहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत है तो ये एग्जाम गाइडेंस सेल का नंबर है, आप इन दोनों नंबर पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन ये नंबर 2 to 4 ही अवेलेबल रहेंगे 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों के मैसेज आते हैं हमने कॉल किया था स्विच ऑफ था, तो इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, ये जो नंबर है ये 2 to 4 ही अवेलेबल रहते हैं। डन है इतनी चीज़ें। चलिए अब बात करेंगे कुछ स्टेट न्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले उड़ीसा स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो उड़ीसा स्टेट प्रमोट कर रही है मक्का मतलब मेज़ के कल्टीवेशन को। ये मक्का दिखाई दे रहा है, मक्का के कल्टीवेशन को ये प्रमोट कर रही है, इसलिए इन्होंने एक स्कीम भी लॉन्च की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री मक्का मिशन। तो मुख्यमंत्री मक्का मिशन कहाँ से है? तो उड़ीसा स्टेट से है। किसके कल्टीवेशन को प्रमोट करता है? तो मेज मतलब मक्के के कल्टीवेशन को प्रमोट करता है। इसके अंतर्गत जो सुपीरियर वैरायटी है, डिफरेंट टाइप की जो वैरायटी है, अच्छी टाइप की जो वैरायटी है ग्रेन की, वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस की जाएंगी। इसके लिए चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी, जो आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहे हैं, यही है उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने 481.95 करोड़ रुपीज का भी यहाँ पे आने वाले 5 ईयर्स के लिए टारगेट रखा है कि हमें फार्मिंग की जो फील्ड है उसमें डाइवर्सिफिकेशन कैसे लाना है, अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स हो गए, अच्छी क्वालिटी के ग्रेन्स या सीड्स हो गए, किस तरीके से फार्मर्स को प्रोवाइड करने हैं। इसके लिए 481 करोड़ रुपए का बजट भी रखा है आने वाले 5 सालों के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट मेज के अलावा इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ पल्सेस, ऑयल सीड, फाइबर मतलब कॉटन एंड जूट, इनके लिए भी काम कर रही है, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो कॉर्पस फंड था जो कि 90 करोड़ रुपीस था, इसको भी इंक्रीज कर दिया गया है 150 करोड़ रुपीस। और ये जो कॉर्पस फंड था वो फर्टिलाइजर्स के लिए था। अब कॉर्पस फंड क्या होता है? कॉर्पस फंड मतलब एक कैपिटल फंड है, मतलब एक पूल ऑफ मनी है जिसमें किसी स्पेसिफिक टारगेट के लिए हमने पैसा रखा हुआ है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजर के लिए 90 करोड़ रुपए की बात की गई थी, इसको बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए मतलब 150 करोड़ रुपीस कर दी गई है। सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो सीबीएसई के द्वारा डेवलप किया गया है विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश। क्या डेवलप किया है? विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश। किसने डेवलप किया है? सीबीएसई। सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन है। क्या करेगा ये पोर्टल, क्या करेगा ये एप्लीकेशन? तो बेसिकली जो विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर है जो कि सीबीएसई के द्वारा तैयार किया गया है, इसमें जो अलग अलग सीबीएसई स्कूल्स हैं वहाँ पे जो टीचर है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, स्टूडेंट्स हैं, उन सब का डेटा कलेक्ट किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में गवर्नेंस करने पे, गवर्नेंस के अलावा नई पॉलिसीज बनानी है स्टूडेंट के वेलफेयर में या टीचर के वेलफेयर में, या सीबीएसई स्कूल कितने हैं हमारे देश में उनके लिए पूरे कोई गाइडलाइंस लानी है, तो उन सब के लिए बेसिकली ये एक कंबाइंड पोर्टल होगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर कवर डेटा फ्रॉम द मोर देन 28,000 सीबीएसई स्कूल, 13 लाख टीचर्स एंड द 3 करोड़ स्टूडेंट्स को ये कवर करता है। बेसिकली एक यूनिफाइड आप कह सकते हैं एक पोर्टल है जहां पे सीबीएसई स्कूल का सारा डेटा अवेलेबल होगा, जिससे गवर्नेंस करने में, पॉलिसीज बनाने में, एकेडमिक एनरिचमेंट के लिए बेसिकली ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। और ओवरऑल ये सीबीएसई एजुकेशन जो सिस्टम है उस पर भी मॉनिटर करने का काम करेगा, ठीक है। इतनी चीजें। अब ये जो सॉफ्टवेयर है इसे तैयार किसने किया है? नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्ट, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 2021 में 2021 में लॉन्च किया गया था। और ये सॉफ्टवेयर जो है वो रियल टाइम अपडेट और डेटा प्रोसेसिंग को हमें बताता है। डन इतनी चीजें। चलिए अब यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी मैं देती हूँ, रिसेंटली हुआ क्या है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी से तो आप परिचित होंगे ही। तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने 29 नंबर की मीटिंग ऑफ द सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड को कंडक्ट किया। और जो मीटिंग है इस पर डिस्कशन किया गया कि जो नेशन का कमिटमेंट था जेंडर इनइक्वलिटी को एड्रेस करते हुए, उसके सेक्टर में हमने कितना काम किया है। क्लियर है? इसलिए इन्होंने एक रिपोर्ट को यहाँ पे पब्लिश किया। समझ में आया मैं क्या कहना चाहती हूँ? बेसिकली 28 नंबर की मीटिंग हुई सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड की, जिस
मीटिंग को चेयर कर रहे थे डॉक्टर मनसुख मंडाविया, और ये मीटिंग का उद्देश्य क्या था कि जेंडर इनइक्वलिटी को कम करने के सेक्टर में अलग अलग स्टेट ने, नेशन ने क्या काम किया है और क्या अभी हमारी कंडीशन है हमारे स्टेट की सेक्स रेशियो में, तो इस पे चर्चा की गई और एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। तो यहाँ पे डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा बताया गया है कि हमने 3 पॉइंट से इंप्रूवमेंट किया है। मतलब पहले हमारा जो सेक्स रेशियो एट बर्थ था वो 904 था, कब 2017-19 में, और 907 2018-20 में देखा गया। ये बात हमें डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा बताई गई है। तो 2018 से 20 में हमारे देश का सेक्स रेशियो एट बर्थ कितना था, तो 907 था। क्लियर है। इस मीटिंग में बेसिकली इन्हीं मुद्दों पे डिस्कशन करने किए गए, कंसर्न दिखाए गए, चाइल्ड सेक्स रेशियो और सेक्स रेशियो एट बर्थ इन द कंट्री। इन मुद्दों पे बेसिकली डिस्कशन हुआ। तो एक ही पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट दिखा पूरी मीटिंग में, तो वो मैंने आपके सामने रख दिया। नेक्स्ट बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज से। आप लोगों ने एक स्कीम के बारे में जरूर सुना होगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सुना है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। इस योजना का मकसद है कि जो फार्मर्स हैं, अगर कभी रेनफॉल ज़्यादा हो जाता है, फ्लड आ गया है या कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया है या फिर कहते हैं कि सूखा पड़ गया है, तो किसानों की जो फसल है वो खराब हो जाती है ना, तो उसके लिए इंश्योरेंस कवरेज करने का काम बेसिकली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किया जाता है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जिसको 2016 में लॉन्च किया गया था टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल सपोर्ट एंड द रिस्क कवरेज टू द फार्मर्स अगेंस्ट क्रॉप लॉसेस ड्यू टू द नेचुरल डिजास्टर्स या फिर कैलेमिटीज एंड डिसीजेस। सिंपल सी बात है, होता है ना कई बार पौधों में कोई डिसीज हो गई और पूरी फसल खराब हो गई, तो उसके लिए इंश्योरेंस करता है। लेकिन अब इसको और एक्सपांड किया जा रहा है। अब केवल और केवल फील्ड का ही इंश्योरेंस क्यों, केवल और केवल फसलों का इंश्योरेंस क्यों? किसानों को ट्रैक्टर की जरूरत होती है। किसानों को ट्रैक्टर्स के अलावा यहाँ पर जो आपके एनिमल्स होते हैं, लाइव स्टॉक जिसको हम काऊ कैटल्स बोल सकते हैं, वो हो गए, उनका भी इंश्योरेंस क्यों ना कवर किया जाए। इसलिए इस स्कीम को फर्दर एक्सटेंड किया गया है और गवर्नमेंट ने यहाँ पे 30,000 करोड़ रुपीज देने की बात, इन्वेस्ट करने की बात की है टू एक्सपांड क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल कवरेज। बात समझ में आई? कहानी बस इतना ही है कि कितने रुपए दे दिए, 30,000 करोड़ रुपए दे दिए। किसके लिए? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और एक्सपांड करने के लिए, उसके जो एरियाज है उसको और बढ़ाने के लिए, जो कि अब आगे से कवर करेगा असेट्स को भी, जो भी फार्मर्स के असेट्स होते हैं फील्ड के अलावा, क्रॉप के अलावा, उसको भी पूरा कवरेज करने का काम बेसिकली इंश्योरेंस कवर में किया जाएगा। क्लियर है? ये इनिशिएटिव जो है वो AIDE ऐप की मदद से होगा। AIDE ऐप F फॉर इंटरमीडिएटरी इनरोलमेंट है, जिसको जुलाई में लॉन्च किया गया था और ये फार्मर्स को इनरोल करने और क्रॉप इंश्योरेंस को क्लेम करने में मदद करता है। डन। चलिए अब हम यहाँ पे एक कंपनी के बारे में बात करेंगे विच इज NLC इंडिया लिमिटेड। NLC इंडिया लिमिटेड जो है वो लिग्नाइट सेक्टर में कोल माइनिंग एरिया में काम करती है और मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर काम करने वाली कंपनी जो है वो NLC इंडिया लिमिटेड है। NLC इंडिया लिमिटेड एक नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री ऑफ कोल कंपनी है और इसने अपनी एक सहायक कंपनी मतलब सब्सिडरी को ओपन कर दिया है। उसी से रिगार्डिंग ये न्यूज है। क्या है न्यूज? NLC India, a Navratna public sector company, has set up a wholly owned subsidiary known as NLC India Green Energy Limited। तो NLC India Green Energy Limited जो कि एक सहायक कंपनी होगी और किसकी? NLC India की, इसको सेटअप कर दिया है। और बेसिकली ये जो NLC India Green Energy Limited है ये रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम करेगी और इनका जो टारगेट है कि 2030 तक हमको 6 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करना है। यहाँ पे जो ये जो कंपनी बनाई गई है, सब्सिडरी है NLC इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इसके जो चेयरमैन हैं वो श्री प्रसन्ना कुमार जी हैं और इन्होंने इस कंपनी का लोगो भी लॉन्च किया है। डन। इतनी चीजें हैं। चलिए अब बात करते हैं एक एक्सरसाइज के बारे में जिसका नाम है हरिमाओ शक्ति एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज की शुरुआत हो चुकी है। 23 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर के बीच में एक्सरसाइज होनी है। कहाँ पर होनी है? भारत में होनी है। भारत में मेघालय स्टेट में एक्सरसाइज होनी है। एक्सरसाइज हरिमाओ शक्ति जो है वो एक एनुअल एक्सरसाइज है जो भारत और मलेशिया के बीच में होती है। किसके बीच में? इंडिया और मलेशिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। लास्ट ईयर मलेशिया में हुई थी, इस साल इंडिया में हो रही है और इंडिया में भी कहाँ हो रही है? तो आंसर हो जाएगा मेघालय में हो रही है। ठीक है, इतनी चीजें। थोड़ी सी अब हम बातें इसके बारे में कर लेते हैं।
सो एक्सरसाइज हरिमाओ शक्ति इंडिया और मलेशियन आर्मी के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, जो कि उमरोई कैंटोनमेंट एरिया मेघालय में शुरू हुई है 23 अक्टूबर से 5 नवंबर तक एक्सरसाइज चलने वाली है। एक्सरसाइज फोकस करती है कि आपकी जो हमारे आर्मी ट्रूप्स हैं उनको फिजिकल फिटनेस कितनी है, आप डिफरेंट ड्रिल एक्सरसाइज में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और बेस्ट प्रैक्टिस को बेसिकली यहाँ पे शेयर किया जाता है। ये एक्सरसाइज 2012 में शुरू हुई थी, हर साल होती है। लास्ट ईयर मलेशिया में हुई थी, इस साल इंडिया में हो रही है। यहाँ पे मलेशियन आर्मी की 5th रॉयल बटालियन शामिल हो रही है, वही इंडियन आर्मी की तरफ से राजपूत रेजिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है। डन। चलो अब आता है पिक्चर, एक दिखाई दे रहा है बढ़िया तरीके से। चलो यहाँ पर एक सी दिख रहा है विच इज अ ब्लैक सी, काला सागर बोलते हैं। ब्लैक सी के साथ आपको कुछ बाउंड्री नेशन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की है, ठीक है, जॉर्जिया एंड रशिया। ये सारे जो है वो ब्लैक सी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। डर है इतनी चीज़ें। अब ब्लैक सी से अगर हमें मेडिटेरियन सी में, यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है मेडिटेरियन सी, काले सागर से भूमध्य सागर में अगर ट्रेड करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है। कोई शिप जाएगी तो इसी स्ट्रेट से होके गुजरेगी। तो ब्लैक सी से अगर मेडिटेरियन सी में आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको इस बॉस्फोरस स्ट्रेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन ये जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है उस पर जो एक तरीके से रेगुलेशन या कंट्रोल है वो टर्की का है। टर्की इन द केस ऑफ वॉर कंडीशन, ठीक है, इस स्ट्रेट को क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है कि जो भी वॉर वेपन है यहाँ से नहीं गुजरेंगे। बात समझ में आ रही है? ऐसा मैं नहीं कहती, यही जो है वो मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन में लिखा हुआ है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको बस मेरा मकसद था ब्लैक सी की लोकेशन दिखाना। देख लिया आपने अच्छे तरीके से। अब हम इस कन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन बेसिकली टर्की मिनिस्ट्री नेशनल डिफेंस के द्वारा रिसेंटली अनाउंसमेंट किए गए हैं कि हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करते हैं ऑन द पैसेज ऑफ वॉरशिप बिलोंगिंग टू द कंट्री नॉट बॉर्डरिंग द ब्लैक सी। तो जो कंट्री ब्लैक सी के साथ बॉर्डर में नहीं है, उनकी जो वॉरशिप इस बॉस्फोरस स्ट्रेट से, जिसको टर्की स्ट्रेट भी कहा जाता है, अगर वहां से गुजरती है तो हम उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करते हैं, ठीक है। ये बात किसके अंतर्गत कही गई है? मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन के अंतर्गत की गई है। बेसिकली जो एग्रीमेंट हुआ था मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन का एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट में ये कहा गया था ये जो डार्डेनल्स स्ट्रेट एंड बॉस्फोरस स्ट्रेट है। अब यहाँ पे एक सेकंड वापस से मैप देखो, ये देखो, ये ब्लैक सी है और यहाँ पे आप देखेंगे बॉस्फोरस स्ट्रेट है, और फिर नीचे की तरफ जाओगे तो आपको डार्डेनल स्ट्रेट भी देखने को मिल जाएगा, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये पूरा आपके दो स्ट्रेट है और इन दोनों स्ट्रेट को हम कंबाइनली क्या बोलते हैं? टर्की स्ट्रेट कहते हैं। तो ये जो आपका बॉस्फोरस स्ट्रेट है वो सी ऑफ मरमरा से लेके ब्लैक सी को कनेक्ट करता है, और फिर ये वापस डार्डेनल स्ट्रेट जो है वो आपका भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए बेसिकली ये कन्वेंशन साइन किया गया था, और इन दोनों को कंबाइनली हम टर्किश स्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम इसको ब्लैक सी स्ट्रेट भी कहते हैं, ठीक है। ये जो पैसेज है बेसिकली ब्लैक सी को मेडिटेरियन सी को कनेक्ट कर रहा है, और ये जो कन्वेंशन साइन किया गया था वो 1936 में साइन किया गया था, ठीक है। और इसमें बोला गया था इन द केस ऑफ वॉर या इन द नॉर्मल सिनेरियो भी ये जो टर्की स्ट्रेट है इस पे कंट्रोल किसका होगा? टर्की का कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। तो 1936 में इसको साइन किया गया था। इस पैक्ट में कहा गया था कि टर्की को राइट है रेगुलेट करने का नेवल वॉरशिप इन द केस ऑफ वॉर, ठीक है। तो ये इस स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकती है और जो भी वॉरशिप्स है अलग अलग कंट्री की जो कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है उनको रोक सकती है इस स्ट्रेट से गो थ्रू होने के लिए, पास होने के लिए। लेकिन मर्चेंट जो शिप है, मर्चेंट जो वेसल्स है, उनको फ्रीडम होके वो वहां से गुजर सकते हैं, क्लियर। लेकिन ये बात भी कही गई है कि जो सबमरीन्स होती है, मान लेते हैं कि एक कंट्री है ए और दूसरी कंट्री है बी, ए कंट्री ने बी कंट्री को ऑर्डर दिया सबमरीन बनाने के लिए और सबमरीन जो है वो डिप्लॉय करनी है, कमीशन करनी है, तो उस केस में अलाउ होता है। तो ये सारी बातें इस कन्वेंशन में लिखी गई हैं, क्लियर इतनी चीजें। अंत में बात करते हैं एक शॉर्ट न्यूज के बारे में। यूनाइटेड स्टेट ने बेसिकली 3 चाइनीज कंपनीज पे सैंक्शंस इम्पोज किए हैं, क्योंकि उन पे एलिगेशन लगाए गए हैं कि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल के लिए जो सप्लाई की है या पाकिस्तान की मदद की है, कंपोनेंट्स को प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे चाइनीज फर्म्स को यहाँ पर एक्यूज किया गया है बाय द यूएसए, और उन पे कुछ सैंक्शंस अप्लाई किए गए हैं बाय द यूएसए गवर्नमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, अंत में कुछ हम एमसीक्यू भी देख लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, आबू धाबी मास्टर बैडमिंटन टाइटल वीमेन सिंगल किसने जीता है? तो मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है उन्नति हुड्डा। अनुभव अवार्ड रिसेंटली किस मिनिस्टर ने दिए हैं? तो आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह जी के द्वारा।
मुख्यमंत्री मक्का मिशन किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो उड़ीसा स्टेट ने, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश, ठीक है, ये किसने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा CBSE का है ये पोर्टल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ HP इंडिया किसे बनाया गया है? तो इप्सिता दास गुप्ता, ठीक है, इप्सिता दास गुप्ता को बनाया गया है, ऑप्शन डी। अशोक वासवानी किस कंपनी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO अपॉइंट हुए हैं? आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट बात करते हैं, गोल्डन पिकॉक अवार्ड फॉर इट्स एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन रिस्क मैनेजमेंट किसे दिया गया है? तो REC लिमिटेड को दिया गया है, हमने देखा था इस न्यूज़ को पहले भी। नेक्स्ट है, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप किसे दिया गया है? तो हमारे जो CJI है DY चंद्रचूड़ जी को दिया गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करते हैं, वो पहली वर्ल्ड की कौन सी कंट्री है जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन फायर टेस्ट किया है शिप से? तो आंसर हो जाएगा जापान, ऑप्शन सी। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। विशन सिंह बेदी ही पास्ड अवे रिसेंटली, ये किस स्पोर्ट से थे? पहली चीज़ आप स्पोर्ट बताएंगे, और इनको पद्मश्री भी दिया था, तो पद्मश्री कब दिया गया ये भी आप मुझे बताएंगे। क्लियर? इसके अलावा कल मैंने आपसे एक और क्वेश्चन पूछा था कि हमको कहाँ से एविडेंस मिलते हैं या रिमेन्स मिलते हैं कि ह्यूमन बॉडी के साथ डॉग को भी दफनाया गया हो, तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने किया था बुर्ज होम, और बुर्ज होम जो है वो कहाँ है? आपका कश्मीर में आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और साइट है जहाँ से सेम एविडेंस मिलते हैं, और वो साइट है रोपण, तो दोनों साइट्स को आप याद रख सकते हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हम एक छोटे से अपडेट के बारे में। तो मैंने टू द पॉइंट हिस्ट्री सीरीज़ को लॉन्च किया था, उसमें मैंने कल जैनिज्म के बारे में अपलोड किया है, टू द पॉइंट डिस्कशन है, अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में करेंगे, सो टेक केयर एंड बाय बाय।